गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? सब अच्छे हो ना? यस सर। ठीक है। कोविड वगैरह से बच के रहो बस। वैक्सीन के लिए तो एलिजिबल नहीं होंगे काफी लोग। ठीक है, तो बस अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। ध्यान रखो सेहत का। अपने आसपास वाले फैमिली वाले लोगों का भी ध्यान रखो। अननेसेसरीली तुम्हें पता ही है, घर से बाहर मत निकलो। सब लोग समझदार हो। तो सबको बोर्ड क्लियर है? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग की क्लास में अपन ने कहां तक पढ़ लिया था? सबसे लास्ट में आई थिंक वो वाटर लेवल वाला क्वेश्चन किया था, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप देखो है ना, उसी वही क्वेश्चन, एक्चुअली वो जो क्वेश्चन किया था अपन ने, उसी से रिलेटेड या उसी टाइप का अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट अपन साउंड की वेलोसिटी सॉल्व करने के लिए करते हैं। प्रैक्टिकली अभी अपन देखेंगे कि साउंड की वेलोसिटी जो है इस टाइप से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं या इस टाइप से भी प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको अपन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है देखते हैं। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसको देखते हैं। तो ये सिंपल रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है कि हम लोग जो है अपने पास कोई क्लोज्ड, यहाँ पे रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर ध्यान रखना क्लोज्ड ऑर्गन पाइप यूज करते हैं, जैसे अपन लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। यानी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से मीनिंग अपना ये है कि अपन क्या करते हैं कि जैसे ये अपने पास कोई ऑर्गन पाइप है। ऑर्गन पाइप क्या होता है? सिंपल ग्लास का पाइप होता है और कुछ नहीं होता। लैब के अंदर तुम देखोगे अगर कभी एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला, और कुछ नहीं होता। जैसे टेस्ट ट्यूब कैसे होती है, उससे थोड़ी सी बड़ी साइज की ग्लास की ट्यूब होती है और इसके एक तरफ क्या करते हैं अपन कि वाटर लेवल फिल रहता है। अब अपन क्या करते हैं कि इस वाटर लेवल को कम ज्यादा करते रहते हैं और वाटर लेवल को जैसे जैसे कम ज्यादा करोगे वैसे वैसे अपने को जो है, अपन कोई भी ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह लोगे तो उसके साथ रेजोनेंस कंटिन्यूअसली अपने को मिलता जाएगा और वही रेजोनेंस से अपन जो है साउंड की वेलोसिटी सॉल्व करते हैं।
कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने को यहाँ पे एंड करेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल चीज होती है। एक्चुअली तो एंड करेक्शन होता है ना। तो लेट्स से कि एक्चुअल में वाटर लेवल के अलावा जो अपने काम का एयर कॉलम है ऑर्गन पाइप के अंदर, उसकी लेंथ L है, और स्टार्टिंग में लेट्स से कि ये फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट कर रहा है, यानी हाफ लूप के अंदर वाइब्रेट कर रहा होगा। क्लोज्ड है तो यहाँ पे नोड बनेगा और यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। अब अपने को पता है कि जो एयर कॉलम है ये क्या है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। सर कैमरा ब्लर हो गया। क्या हुआ? सर ब्लर वो हो गया। फोकस की वजह से। अभी ठीक है? नहीं, सर वो बीच बीच में हो रहा है ऐसा। अरे वो फोकस की वजह से हो रहा है ऐसा। एक सेकंड, फोकस बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। अभी ठीक है क्या? एक सेकंड में क्या करते थे। अभी ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। Yes, sir. ठीक है, मेरे को बता देना जब भी डिस्टरबेंस हो। यस सर। मैसेज की बजाय बोलते रहना ताकि मेरे को सुनाई दे दे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो है L है। लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन पाइप लिख देता हूं, हो गया क्योंकि फिर अपने को से पता है एक्चुअल लेंथ को। सर फिर से हो ब्लर हो गया। गया। अरे यार, सर उसको पिन कर दो सर। कैसे चलेगा? वीडियो पिन कर दो ना, स्पॉटलाइट पे सर डाल। वो बोर्ड पे पिन कर दो सर उसको। कैसे करते हैं बताओ? सर उस आपका पे मोबाइल है ना? डबल क्लिक करो ना। स्क्रीन पे डबल क्लिक करना है, हाँ सर, डबल टैप कर। हाँ, बोर्ड पे डबल जिधर क्लिक फोकस करो। करना है उधर। हाँ, डबल टैप तो कर दिया है मैंने यार, ये बार बार ऐसे हो रहा है। देखते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, मैं देखता हूं अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी ठीक है क्या? Yes, sir. यस सर। अरे बोलो, अभी ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो ये अपने पास लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन पाइप हो गया। एक्चुअल लेंथ तो अपने को पता है थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये एयर कॉलम जो है वो पाइप से थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, और ये इसको एंड करेक्शन बोलते हैं अपन ई। ई क्या है? एंड करेक्शन। तो अब अपन क्या करते हैं इसकी हेल्प से, यहाँ पे अपन ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहे, बस मैं इतना लिख लेता हूं कि अपन क्या करते हैं, मैं ऐसे लिख लेता हूं कि रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर अपन करते क्या है कि टू गेट conjugative resonance we increase water level। अपन क्या करते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में ये फर्स्ट लूप के अंदर वाइब्रेट कर रहा था, उसके बाद सेकंड लूप में, थर्ड लूप में, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो कंटिन्यूअसली या सक्सेसिव रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी लाने के लिए अपन क्या करते हैं, वाटर लेवल को इंक्रीज करते हैं। जैसे अपन लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था कि वाटर लेवल को इंक्रीज करते जाओगे तो कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने को रेजोनेंस मिलता जाएगा।
तो सबसे इनिशियल लेंथ को मैं L1 बोल रहा हूं। L1 क्या है? L1 है length of air column when resonance takes place first time and air column या पाइप या ऐसे लिख लेते हैं air column is vibrating in first harmonic. अच्छा, क्लियरली आगे दिख रहा है ना वहां तक? ठीक है। तो जब L1 क्या है? L1 है लेंथ ऑफ एयर कॉलम व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस। रेजोनेंस होना चाहिए और उसके साथ फर्स्ट टाइम रेजोनेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ जो अपने पास ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वो फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट करना चाहिए। तो मेरे को बताओ कि फर्स्ट टाइम जब ये फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट कर रहा होगा, अच्छा अपने पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बताओ? इन जनरल Fn कितनी होती है? फिर से हो गया सर। अरे यार ये परेशान कर रहा है। ये नेट की प्रॉब्लम तो नहीं रही मेरे को, ये कुछ उसका ही थोड़ा इश्यू है। ये पता नहीं बार बार चेंज कैसे हो रहा है यार, कुछ ना कुछ सेटिंग में सर प्रॉब्लम आपने है इसकी। पिन नहीं किया है? क्या? पिन नहीं किया? अरे टैप करना था ना स्क्रीन पे। सर वो वहां पे आएगा ना पिन वीडियो, तो पिन होगा ऐसा। कहाँ पे आता है? स्क्रीन पे? कहाँ पे? सेटिंग वेटिंग में आता है क्या? कैसे आता है बता दो मेरे को यार। स्पॉटलाइट तो कर रखा है, अब पता नहीं वो पिन वगैरह कैसे होता है। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है nth हार्मोनिक के लिए? फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप किसके टाइप से काम करेगा? फिक्स्ड फ्री वायर के टाइप से। बताओ nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? N/4L into V। सही बताओ यार, ऐसे मत करो। क्या 2n-1 इंटू V/4 इंटू L इक्विवेलेंट होता है? यस सर। अरे यहाँ पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर तो सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल नहीं होती है ना, ओनली फॉर जो है अपने को पता है कि ऑड फ्रीक्वेंसीज होती है वही होती है, इवन फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होती है। जैसे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो V/4L हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3V/4L हो जाएगा। इस टाइप से चलेगा, पढ़ रखा है अपन ने, देखो। ठीक है, आई थिंक ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। चलो, तो जब फर्स्ट टाइम रेजोनेंस हो रहा था या ये फर्स्ट लूप के अंदर वाइब्रेट कर रहा है फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, मैं F1 लिख सकता हूं। F1 ये हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूं,
तो ये हो गया F1 इक्वल टू V अपॉन 4, L इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ? L plus E. L1 प्लस E, L1 प्लस E। फर्स्ट टाइम रेजोनेंस हो रहा है उसको अपन L1 बोल रहे हैं फर्स्ट हार्मोनिक के लिए। सेकंड टाइम रेजोनेंस हो रहा है तो सेकंड टाइम रेजोनेंस के कब होगा बताओ? n इक्वल टू 2 पे, n इक्वल टू 2 या फिर n इक्वल टू 2 करोगे तो क्या थर्ड हार्मोनिक होगा? n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो थर्ड हार्मोनिक होगा ना? अरे बोलो। हाँ सर। क्योंकि इवन फ्रीक्वेंसीज तो इनके अंदर होती ही नहीं है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर। तो F3 कितना आ जाएगा? F3 आ जाएगा V अपॉन 4 इंटू 3V अपॉन 4 इंटू L2 प्लस E। अब अपन क्या करते हैं कि इसको सेम ट्यूनिंग फोक के साथ रेजोनेंस करवाते हैं, जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। सेम ट्यूनिंग फोक के साथ रेजोनेंस करवाते हैं। तो अगर सेम ट्यूनिंग फोक के साथ रेजोनेंस करवाओगे तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज जो है वो सेम आनी चाहिए। सेम ट्यूनिंग फोक के साथ अगर रेजोनेंस करवाओगे तो जैसे ये F0 फ्रीक्वेंसी का अपन ने ट्यूनिंग फोक लिया तो रेजोनेंस तभी हो सकता है जब ये भी F0 के इक्वल हो, ये भी F0 के इक्वल हो। यानी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक। तो अब मेरे को इन दोनों इक्वेशन से, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। L1 और L2 के अंदर रिलेशन निकालना है तो 1 और 2 को डिवाइड कर लेता हूं मैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूं। 1 डिवाइड बाय 2 करोगे F0 से F0 कैंसिल हो गया, V/4 से V/4 कैंसिल हो गया। इधर तो बचा 1 अपॉन L1 प्लस E, वहां पे बचा 3 अपॉन L2 प्लस E। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास L2 प्लस E इधर है, L1 प्लस 3L1 प्लस 3 इधर आएगा, यानी L2 इक्वल टू 3L1 प्लस 2E आएगा। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना चाहिए, L2 इक्वल टू 3L1 प्लस 2E। सर हाँ सर वहाँ पे थर्ड हार्मोनिक में वो L2 कैसे आया वो बताइए। L2 का मतलब सेकेंड टाइम। L2 अपन किसको बोल रहे हैं? L2 अपन बोल रहे हैं कि जब सेकेंड टाइम, L1 किसको बोला था? लेंथ ऑफ एयर कॉलम व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस फर्स्ट टाइम। और L2 क्या है? L2 वैसा है देखो कि जब सेकेंड टाइम रेजोनेंस हो रहा था, मतलब ये ऐसा है। सेकेंड टाइम रेजोनेंस का मतलब एक तरफ नोड एक तरफ एंटी नोड, यानी ये ऐसे चल रहा है। सेकेंड टाइम जो है इस टाइप से वाइब्रेट कर रहा है, तो ये जो लेंथ है वो L2 है। सेकेंड टाइम रेजोनेंस ऐसे होगा, मतलब ये जो है 1.5 लूप के अंदर वाइब्रेट कर रहा है, तो इस लेंथ को मैं L2 बोल रहा हूं और ये E है। क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ये होता है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ये होता है। लेकिन एक्चुअली इसका फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स आती है। ये अपन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर पढ़ चुके हैं कि इवन फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होती है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर F1 आ रही है तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर 3F1 आती है, यानी थर्ड हार्मोनिक आ रहा है। L1 L2 अपन क्या बोलते हैं? L1 का मतलब फर्स्ट टाइम रेजोनेंस मिल रहा है तब एयर कॉलम की लेंथ,
L2 का मतलब सेकेंड टाइम जब रेजोनेंस हो रहा था तब एयर कॉलम की लेंथ। समझे क्या? यस सर। तो ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए कि L2 इक्वल टू 3L1 प्लस 2E। L2 इक्वल टू, मैं इसका फोटो भेज दूंगा तुम्हें अगर किसी को ब्लर दिख रहा है तो। L2 इक्वल टू 3L1 प्लस 2E, ये अपने को फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो अब देखो इससे अपन जो है L2 अपने को प्रैक्टिकली तुम आराम से निकाल सकते हो कि तुमने पाइप की लेंथ कितनी यूज करी थी। L1 तुम प्रैक्टिकली निकाल सकते हो कि फर्स्ट टाइम लेंथ कितनी यूज करी थी, क्योंकि वाटर लेवल को ही तो इंक्रीज कर रहे हैं। अपने को पता है कि वाटर लेवल कितना इंक्रीज किया तब सेकंड टाइम रेजोनेंस हुआ था, तो वो L2 हो गई। और L1 L2 दोनों पता है, तो एंड करेक्शन आ गया अपने पास E। और एंड करेक्शन आ गया तो अब इक्वेशन 1 देखो। इक्वेशन 1 के अंदर एफ नॉट क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, वो अपने को पहले से पता है। L1 क्या है? लेंथ ऑफ एयर कॉलम, वो अपने को पहले से पता है। E एंड करेक्शन वो अपन ने यहां से निकाल लिया। तो क्या साउंड की वेलोसिटी निकाल सकते हो? अरे यहां पे एफ नॉट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पता है, L1 पता है, एंड करेक्शन यहां से निकाल लिया, तो साउंड की वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये क्या होता है? यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की वेलोसिटी सॉल्व करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? इसमें डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं, रफ कर दूं। Yes, sir. तो देखो कैसे यूज करते होंगे। अपने को पता है L2 इक्वल टू 3L1 प्लस 2E है। यहां से एंड करेक्शन निकाल लिया अपन ने कि एंड करेक्शन कितना होगा? L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। ये एंड करेक्शन आ गया। और एंड करेक्शन की वैल्यू अपन जो है दूसरी कहीं भी पुट करोगे कि अपने को पता है कि L1 प्लस E जो है वो क्या होगा? V अपॉन 4F नॉट। ऐसे कैसे? L2 प्लस E जो है कैसे निकाला मैंने ये? F इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू V बाई 4L। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 2n माइनस 1 V बाई 4F नॉट। तो F नॉट क्या? ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। तो L1 प्लस E की वैल्यू 4 अपॉन F नॉट, L2 प्लस E की वैल्यू 3V अपॉन 4F नॉट। तो इन दोनों इक्वेशंस से इन दोनों को माइनस कर दो तो E कैंसिल आउट हो जाएगा। तो L2 माइनस L1, L2 माइनस L1, दिस माइनस दिस कर रहा हूं, इक्वल टू E से E कैंसिल हो गया। ये V बाई F नॉट कॉमन आ गया। 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4, 1/2 आ गया, यानी V बाई 2F नॉट आ गया। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 2F नॉट इंटू L2 माइनस L1।
किस टाइप से अपन साउंड की वेलोसिटी प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। L2 पता है, L1 पता है, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी वो पता है अपने को। L2 जब सेकंड टाइम रेजोनेंस हो रहा है, L1 फर्स्ट टाइम रेजोनेंस हो रहा है। तो इस टाइप से प्रैक्टिकली अपन साउंड की वेलोसिटी इस रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट से भी निकाल सकते हैं। तो बताओ इस वेलोसिटी कैलकुलेशन के अंदर कोई डाउट किसी को? वेलोसिटी की कैलकुलेशन के अंदर कोई डाउट किसी को? अरे बोलो। No, sir. कोई डाउट नहीं, राइट? ठीक है, तो ये अपना स्टैंडिंग वेव जो अपन ने पढ़ा था, अपन ने, मैंने तुम्हें बताया था अगर याद है तो, सुपरपोजिशन के अपन ने 3 मेथड देखे थे साउंड के। फर्स्ट मेथड जो देखा था वो तो था इंटरफेरेंस, सेकंड स्टैंडिंग वेव, ये दोनों तो अपन ने वहां पे स्ट्रिंग वेव के अंदर भी पढ़ा था। थर्ड जो है वो सिर्फ यहीं पे पढ़ना है अपने को, जिसको अपन बोलते हैं बीट्स। तो अब नेक्स्ट अपने का टॉपिक है बीट्स। बीट्स कैसे बनते हैं उसको अपने को पढ़ना है। तो इसको मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है बीट्स। थोड़ा इसको अच्छे से समझ लो। देखो बीट से, देखो है ना, वैसे बीट्स के क्वेश्चन होते हैं ना पूरी वेव में सबसे आसान आते हैं। तो पहले अपन थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आएगा तब तो क्वेश्चन तो ये समझ लो कि एकदम टाइप से आएगा, एकदम सिंपल लॉलीपॉप के टाइप से। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तुरंत हो जाता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होती, बस समझा, आंसर टिक किया, आगे बढ़ा, इतना ही करना है। समझ तुम लोगे सही, आगे बढ़ना तुम्हें आता ही। ठीक है, तो बीट्स होता क्या है अपने को पता है। बीट्स कब बनते हैं कि डायरेक्शन का यहाँ पे मैटर नहीं है, डायरेक्शन का लोचा नहीं है, सेम साइड से हो चाहे ऑपोजिट साइड से हो। लेकिन एक्चुअली है ना बीट्स एक काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ही है, एक काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इंटरफेरेंस है, नेचुरल इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ पे दोनों वेव्स की जो सुपर इम्पोज हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस होता है, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होती है। तो फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट होगी तो किस टाइप से बीट्स बनते हैं उसको समझते हैं। थोड़ा सा मैं पहले कैलकुलेशन करता हूं फिर डेफिनेशन पे आता हूं। तो जैसे एक वेव इधर जा रही है, मैं सेम डायरेक्शन ले लेता हूं, ये S1 है, ये S2 है, S1 इक्वल टू A sin। अब देखो फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट होगी यानी ओमेगा डिफरेंट होगा, तो फर्स्ट वेव की इक्वेशन जो है मैं A sin ω1t माइनस kx मान रहा हूं, सेकेंड की A sin ω2t माइनस kx मान रहा हूं। ओमेगा डिफरेंट है दोनों का। अब देखो है ना, कैलकुलेशन आसान करने का यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं अपन। अपने को पता है कि पीरियोडिकली अगर फंक्शन चेंज हो रहा है तो तुम किसी एक पोजीशन पे देख लो
एक पोजीशन पे कैसा पैटर्न आ रहा है, हर पोजीशन पे वैसा ही आएगा। तो मैं क्या करता हूं कि एट x इक्वल टू 0 इनकी इक्वेशन लिखता हूं। x इक्वल टू 0 पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, s1 तो क्या हो जाएगा a sin ओमेगा 1t, s2 क्या हो जाएगा a sin ओमेगा 2 into t। तो s इक्विवेलेंट लिखना है अपने को, s इक्विवेलेंट वो हो जाएगा s1 प्लस s2 और वो हो जाएगा a sin ओमेगा 1t प्लस sin ओमेगा 2t। लेकिन ध्यान रखना ये अपन एट x इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं, लेकिन अपने को पता है कि जैसा x इक्वल टू 0 पे होगा वैसा सब जगह पे होगा। सिंपल सी बात है, ये आ गया। तो sin a प्लस sin b इसका फॉर्मूला लगा के तुम सॉल्व कर सकते हो इसको। मैं है ना यहाँ पे ज्यादा मैथमेटिक्स अपने को अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ज्यादा अपने को आती भी नहीं, तो अपन सिंपल लॉजिक से अपना काम हो जाएगा। तो अपन क्यों बेमतलब ज्यादा मैथमेटिक्स में पढ़े, छोटे छोटे लॉजिक्स लगाओगे ना, कॉमन सेंस वाली बात है, तो आराम से अपना काम हो जाएगा। तो पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि इस वेव इसका फेज कितना है, फाई 1 कितना है बताओ। फेज क्या ओमेगा होता 1 है, t। अच्छा फेज क्या होता है सबको याद है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मैंने बात करी थी। फेज क्या होता है, जो साइन के अंदर आता है वो सब फेज है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का x इक्वल टू 0 पे फेज कितना है बताओ। ओमेगा 1 t। ओमेगा 1 t। और वैसे फेज डिफरेंस निकालना है तुम इसका भी निकाल सकते हो। फेज डिफरेंस तो ax के x आ रहा है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसको समझने की जरूरत नहीं। तो मैं डायरेक्टली फेज डिफरेंस निकालता हूं डेल्टा फाई, वो चाहे तुम यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो सेम आएगा। क्या फेज डिफरेंस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी लिखूं, चाहे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी लिखूं, या फिर इन जनरल डेल्टा ओमेगा इंटू टी लिख दूं, क्या फेज डिफरेंस ये होगा हाँ सर। डेल्टा ओमेगा इंटू टी होगा क्या। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फेज डिफरेंस भी बढ़ेगा। यानी फेज डिफरेंस डेल्टा फाई जो है, डेल्टा फाई जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट है, टाइम बढ़ेगा फेज बढ़ेगा, तो टाइम डिपेंडेंट फेज है। टाइम डिपेंडेंट फेज है तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि जो S1 और S2 है वो कोहेरेंट सोर्सेस है या नॉन कोहेरेंट सोर्सेस है। नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। कौन से हैं, नॉन कोहेरेंट। नॉन कोहेरेंट। मैंने कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट की डेफिनेशन यही बताई थी कि अगर फेज डिफरेंस दो सोर्सेस के बीच में टाइम डिपेंडेंट नहीं हो तब तो कोहेरेंट, टाइम डिपेंडेंट हो तो नॉन कोहेरेंट। तो डेफिनेटली ये दोनों के दोनों नॉन कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। तो मैं देखो इसकी डेफिनेशन में ऐसे लिख सकता हूं कि व्हेन नॉन कोहेरेंट waves superimpose beats are formed, बीट्स बनते हैं। जब नॉन कोहेरेंट वेव सुपर इम्पोज होती है तो बीट्स बनते हैं। डायरेक्शन सेम हो सकती है, ऑपोजिट हो सकती है, बस नॉन कोहेरेंट होना चाहिए, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी आगे पढ़ेंगे अपन, स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए।
फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा हुआ, अभी पढ़ेंगे अपन कि ऐसा क्यों होता है, कि फ्रीक्वेंसी, अभी तुम इतना ही ध्यान रखो कि फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा हुआ तो फिर बीट्स अपने को क्लियरली सुनाई नहीं देते। तो बीट्स क्लियरली सुनाई देने के लिए फॉर क्लियरली ऑडिएबल, बीट्स का अगर क्लियरली तुम्हें सुनना है तो फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। इफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बीट्स बनेंगे। तो बीट्स फ्रीक्वेंसी अपन पढ़ेंगे कि बीट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वी कैन नॉट, या ऐसे लिख लेता हूं, बीट्स आर नॉट क्लियरली ऑडिएबल। कुछ लोग बोल रहे होंगे अभी तो अपने को पता ही नहीं है बीट्स है क्या, और बोल रहे हो बीट सुनाई देता है, बीट सुनाई नहीं देता है। अभी बताता हूं मैं। तो देखो फेज डिफरेंस निकाला, वो टाइम डिपेंडेंट आया, फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट आया। तो तुम खुद लॉजिकली सोचो कि जो ए इक्विवेलेंट होगा, ए इक्विवेलेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो ए इक्विवेलेंट जो होगा वो भी टाइम डिपेंडेंट होगा क्या? यस सर। क्योंकि ए इक्विवेलेंट फेज पे डिपेंड करता है और ए इक्विवेलेंट फेज पे डिपेंड करता है। फेज टाइम्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो ए इक्विवेलेंट भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि एक ही पोजीशन पे x इक्वल टू 0 पे जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा वैसे वैसे वहां पे एम्पलीट्यूड चेंज करेगा एक ही पोजीशन पे। मतलब ये हुआ कि एक ही पोजीशन पे कभी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, कभी बहुत कम है, इस टाइप से बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करेगा। इसी पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं? बीट्स बोलते हैं। मतलब अपना बीट्स का पैटर्न कुछ ऐसा आएगा। बीट्स जो है कभी जो है बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड आ गया, फिर 0 आ गया, फिर वापस बढ़ने लगा, फिर वापस जो है मैक्सिमम हो गया, फिर और बढ़ने लगा, फिर और मैक्सिमम हो गया, ऐसे चलता गया। ऐसे तो कभी जो है तो अपने कहने का मतलब ये है इस टाइप से बीट्स बनेंगे। ये बीट्स ही है। कहने का मतलब अपना ये है कि अगर टाइम के ये एक ही पोजीशन पे ऐसा होगा टाइम के साथ कि एक ही पोजीशन पे टाइम के साथ कभी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, कभी बहुत कम होगा, इस टाइप से वेरी करेगा एक ही पोजीशन पे। ठीक है। अच्छा, अपन ध्यान रखना ये जो मैक्सिमम से मैक्सिमम के बीच में डिस्टेंस है, चाहे इसको बोलो चाहे मिनिमम से मिनिमम के बीच में डिस्टेंस है इसको बोलो, इनको अपन बोलते हैं 1 बीट। चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो। 1 बीट का मतलब ऐसा पीरियडिकली होगा, अपन आगे पढ़ेंगे कि जब एम्पलीट्यूड एक ही पोजीशन पे 0 से वापस 0 होने में जो टाइम लग रहा है या मैक्सिमम से वापस मैक्सिमम होने में जो टाइम लग रहा है इसको 1 बीट बोलते हैं। और एक मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं तुम्हें कि ज्यादा अच्छा है कि तुम ये ध्यान रखो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम को बीट्स बोलते हैं, क्योंकि आगे अपन ऐसे क्वेश्चन करेंगे या कभी तुम्हारे जरूरत पड़ गई मॉड्यूल वगैरह जब सॉल्व करोगे तो अगर 2 वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है तब तो तुम कैसे भी डेफिनेशन करो, चाहे मिनिमम से मिनिमम करो या मैक्सिमम से मैक्सिमम करो, तो 1 बीट लोगे तो आंसर आ जाएगा।
लेकिन मोर देन टू वेव्स अब सुपर इम्पोज हो गई, तो फिर ये डेफिनेशन अपने काम नहीं आएगी, ये डेफिनेशन अपने लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो याद ऐसे ही रखो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम होने में जितना टाइम लगता है या जो पैटर्न आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। एक बीट को 1 बीट बोलते हैं, ठीक है। और अब ये सारी डेफिनेशन लिखेंगे अपन। तो 1 बीट क्या होता है, 1 बीट का मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम, इसको बोलेंगे अपन 1 बीट। और एक सेकेंड के अंदर जितने बीट्स बनेंगे, मतलब बीट्स क्या होता है अपने को पता है कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम कितनी बार हो गया। तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 बीट, और एक सेकेंड के अंदर जितनी बार मैक्सिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम हो जाता है, मतलब जितने बीट्स बनते हैं उसको अपन बीट्स की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड के अंदर कितने बीट्स बन रहे हैं। नंबर ऑफ बीट्स formed per second is called as beats frequency। उसके बाद टाइम पीरियड, तो एक बीट बनने में जितना टाइम लगेगा उसको बीट्स का टाइम पीरियड बोलते हैं, और वो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होगा। ऑब्वियसली बात है, ऑपोजिट होते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो 1 बाय 1 ये सारी चीजें अपन सॉल्व कर लेते हैं, डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। बताओ यहां तक जो अपन ने पढ़ा है उसके अंदर किसी को कोई डाउट? बोलो, उसके अंदर किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है No. क्या? सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहेगी कि नहीं? क्या फ्रीक्वेंसी सर कांस्टेंट रहेगी कि नहीं? अभी फ्रीक्वेंसी सॉल्व करते हैं ना यार, 5 मिनट में कितना लेट हो रहा है, बस फ्रीक्वेंसी सॉल्व करेंगे अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो 1 बाय 1 सबको मैं डिफाइन कर लेता हूं, किसको रफ कर रहा हूं मैं। सबसे पहले है अपने पास बीट्स टाइम पीरियड, डेफिनेशन लिख लेता हूं मैं फटाफट, साथ साथ में नोट कर लो। Time in which 1 beat is formed उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, FB से लिखेंगे इसको अपन। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स क्या होती है, नंबर ऑफ बीट्स formed per second is called beat frequency। Number of beats formed per second तो अब थोड़ा सा इधर ध्यान दो,
अपन बीट्स फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। जैसे S1 जो है वो क्या था, A sin ओमेगा 1t एट x इक्वल टू 0। S2 जो है वो A sin ओमेगा 2t है। तो अभी मैंने बताया है कि एक्चुअली बीट जो होता है, बीट्स जो होते हैं वो इंटरफेरेंस ही होता है, लेकिन नॉन कोहेरेंट सोर्सेस का जो इंटरफेरेंस होता है उसको अपन बीट्स बोलते हैं। तो तुमको सोचो कि 1 बीट अपने को, मैं टाइम पीरियड सॉल्व करता हूं, टाइम पीरियड सॉल्व करूंगा, उसका ऑपोजिट कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 1 बीट बनने के अंदर कितना टाइम लगेगा ये अपने को सॉल्व करना है। तो अपने को पता है, यहां से तुम बोल सकते हो कि फेज डिफरेंस डेल्टा फाई जो है वो कितना आ गया, वो आता है डेल्टा ओमेगा इनटू टी। तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अब होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी टोटल एम्पलीट्यूड 2a, तो वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब डेल्टा फाई कितना होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, अरे पता है ना, ए इक्विवेलेंट मैक्सिमम होना चाहिए। ए इक्विवेलेंट मैक्सिमम कब आता है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a2 cos फाई, यानी cos फाई जो है वो 1 होना चाहिए, यानी फाई कितना होना चाहिए, अरे बोलो, फाई क्या फर्स्ट टाइम डेल्टा फाई 0 होगा तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सेकंड टाइम cos फाई 2 पाई होगा तब 0, तब जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अरे बोलो, हाँ सर। यस सर। ये सब पढ़ रखा है अपन ने। उसके बाद 4 पाई ऐसे चलता रहेगा। तो वो टाइम निकाल देता हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो रहा है, तो डेल्टा फाई 0 होना चाहिए। तो डेल्टा फाई फर्स्ट टाइम 0 कब हो रहा है, और डेल्टा फाई 0 पुट करोगे तो t कितना आ गया, 0। t 0 आ जाएगा फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। सेकंड टाइम जब 2 पाई पुट करोगे, सर वीडियो ब्लर हो गया क्या हुआ, सर, स्क्रीन ब्लर हो गई। अच्छा अच्छा, सर हो गया। हाँ। तो क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का टाइम अपने को पता चल गया कि t सर वो इक्वल टू नीचे 0 पे से हो रहा है, क्या हुआ, कनेक्शन की वजह से हो रहा है सर वो। हाँ हो सकता है, पता नहीं, कभी कभी होता है। एक सेकंड देखता हूं मैं। ठीक है, अभी सही दिख रहा है क्या, स्क्रीन दिख रही है क्या, ब्लर है सर। ब्लर है सर। अरे यार फिर कैसे चलेगा, थोड़ा सा ही बचा था बस। अभी मैं फोटो भेजने से काम चलेगा क्या, चल जाएगा सर। यस सर, तो भेज देखो, दीजिए। हाँ देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड पर सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब कब हो रहा है, तो डेल्टा फाई 0, 2 पाई 4 पाई पे होगा, यानी t इक्वल टू 0 होगा। वो उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, डेल्टा फाई इक्वल टू डेल्टा ओमेगा इनटू टी। t इक्वल टू 0 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा पे होगा, t इक्वल टू 4 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे कैसे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का टाइम कब होगा, इंटरफेरेंस उसके लिए जो है cos फाई
-1 होना चाहिए, यानी डेल्टा पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, ऐसे चलेगा। तो डेल्टा पाई को पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसे पुट करोगे तो टी आ जाएगा डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा, यानी टी आ गया अपने पास। फर्स्ट टाइम आ जाएगा पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा, 3 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा, 5 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा, ऐसे चलता है। तो अब मैं बीट्स का टाइम पीरियड निकाल सकता हूं, कैसे? मेरे को पता है कि फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब हो रहा है, फर्स्ट टाइम मिनिमम कब हो रहा है, वापस मैक्सिमम कब हो रहा है ये भी पता है मेरे को, वापस मिनिमम कब हो रहा है ये भी पता है। ठीक है, तो कोई से भी फॉर्मूले से निकालो, अपने को पता है मैक्सिमम से मैक्सिमम निकालो या मिनिमम से मिनिमम निकालो, दोनों से आंसर उतना ही आएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम निकालता हूं मैं, बीट्स टाइम, मैक्सिमम टू टाइम, बीट्स टाइम, जिसको अपन टीबी से लिखेंगे, ये कितना होगा बताओ? मैक्सिमम टू मैक्सिमम निकाल रहा हूं मैं, एक ही बात है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये आ जाएगा, देखो यहां से निकाल लो। सेकंड टाइम मैक्सिमम हो रहा है 2 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा पे, फर्स्ट टाइम मैक्सिमम हो रहा है 0 पे, तो डिफरेंस कितना आएगा, टाइम इंटरवल कितना आएगा बताओ? 2 पाई बाय डेल्टा ओमेगा। 2 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा, वेरी गुड। तो ये बीट्स का टाइम पीरियड हो गया, सिंपल। और बीट्स का टाइम पीरियड आ गया तो क्या बीट्स की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड बीट्स की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 1 अपॉन टाइम पीरियड करोगे यानी डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई, और डेल्टा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ओमेगा क्या लिख सकता हूं 2 पाई, यानी ये हो गया 2 पाई f माइनस f अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, यानी बीट्स की फ्रीक्वेंसी आ गई अपने पास f1 माइनस f2। अब ये इसका मोड लेना पड़ेगा क्योंकि अपने को पता है कि f ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 भी लिख सकता हूं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 भी लिख सकता हूं मैं। बस अपना काम हो गया, इतना ही चाहिए था अपने को कि बीट्स की फ्रीक्वेंसी जो है, यही फॉर्मूला अपने को याद रखना है, बीट्स की फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा f1 माइनस f2 होता है, मतलब फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी माइनस सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी, और बीट की फ्रीक्वेंसी अपने को क्या बताएगी, अपने को ये बताएगी कि पर सेकंड कितने बीट्स बन रहे हैं। जैसे एक की फ्रीक्वेंसी 20 है, एक की फ्रीक्वेंसी 21 है, यानी पर सेकंड एक बीट बनेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो अब तुम्हें मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, वो बात समझ में आ रही होगी। मैंने बोला था कि अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो बीट्स बहुत फास्टली बनते हैं। तो फास्टली कैसे बनते हैं समझ में आ रहा होगा, डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो एक सेकंड के अंदर, जैसे एक की बीट फ्रीक्वेंसी है 20, एक की बीट फ्रीक्वेंसी है एक की फ्रीक्वेंसी है सॉरी 100, तो एक की फ्रीक्वेंसी 20, एक की 100, तो बीट फ्रीक्वेंसी आ गई 80, यानी एक सेकंड के अंदर 80 बीट्स बनेंगे। तुम सोचो एक सेकंड के अंदर 80 बार साउंड मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम ऐसे चल रहा है, तो क्या तुम्हें क्लियरली आवाज सुनाई देगी? यस सर। क्लियरली आवाज सुनाई देगी? नहीं देगी ना? अरे 80 बार अगर साउंड मैक्सिमम मिनिमम चल रहा है तो आवाज ऑब्वियसली बात है सुनाई नहीं देगी, तो अपन बीट्स को क्लियरली सुन नहीं सकते, इसलिए बीट्स फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। तो बताओ ये जो लिखा हुआ है, मैं फोटो भेज दूंगा, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स और टाइम पीरियड के अंदर कोई डाउट? नो सर। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ।
तो बीट्स फ्रीक्वेंसी एफ बी अपन ने निकाल लिया, F1 माइनस F2 का मोड ऑफ F1 माइनस F2। वीडियो क्या हुआ? सर वीडियो लैग हो रहा है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। और ब्लर अच्छा भी ऐसा है। मान, अरे ह्यूमन ईयर को ऑडिएबल तो होगी वो फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज, सही बात है, लेकिन 80 हर्ट्ज क्या है वो सोचो ना यार, बीट्स फ्रीक्वेंसी है, 80 हर्ट्ज बीट फ्रीक्वेंसी है, मतलब 80 टाइम्स एक सेकेंड के अंदर आवाज, एक तो आवाज तो सुनाई देगी, लेकिन अलग अलग वो बीट्स नहीं होंगे, क्लियरली ऑडिबल नहीं होंगे। तुम सोचो, एक बार तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सुनाई दे रही सब आवाज। लोग सुनना, सुनाई नहीं दे रही? ठीक है अटक रही तो है मैं क्लास को एंड कर देता, ठीक है मैं क्लास को एंड कर देता हूँ, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? कल होगी ना चलेगा? फिर क्लास? सर कल ले क्या? लो क्लास, कल कल ले हाँ लो। होगी कल ले ना लेंगे, क्लास? कल, कल हाँ कब? हाँ कल ले लेंगे। सुबह? मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा मॉर्निंग में, या तो अर्ली मॉर्निंग लेंगे मतलब 8 बजे के आसपास, या फिर इवनिंग में लेंगे। 8 बजे ले लो। ठीक है, मैं ग्रुप पे मैसेज डालूंगा, अभी आज ही डाल, ठीक है?